हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कुछ दिन पहले मैंने आरबीआई का जो रिपोर्ट आता है, ट्रेंड एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट, जो ईयरली रिपोर्ट है। आरबीआई अलग अलग टाइप के रिपोर्ट पब्लिश करता है। एक एनुअल रिपोर्ट होता है, एक ट्रेंड एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट होता है, ये ईयरली बेसिस पे आता है। एफएसआर जो रिपोर्ट है वो हाफ ईयरली आता है, यानी कि हर साल में 2 बार आता है। दिसंबर में अभी रिसेंटली आया है। तो अभी यहाँ पर हम देखेंगे कि आप में से काफ़ी सारे लोग ये जो रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी 24 के इंटरव्यू ऑलमोस्ट ओवर है। 7th 8 9 10 एंड 11 अभी 4-5 दिन के इंटरव्यू बाकी है। उनके लिए भी ये वीडियो यूज़फुल होगा। और जो अगले साल का प्रिपरेशन कर रहे हैं या अभी डीईपीआर एंड डीएसआई के इंटरव्यू स्टार्ट्स होंगे, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अभी नाबार्ड का भी इंटरव्यू आएगा, उनके लिए लिमिटेड है। मतलब आप जब गो थ्रू कीजिए। और यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको क्यों पढ़ना है एंड कैसे पढ़ना है, वाई एंड हाउ। कुछ भी आप चीज़ करते हैं ना, तो आपको क्वेश्चन पूछना है वाई एंड हाउ। तो यहाँ पे वाई, क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, ये पूरे इकोनॉमी का एक, हम क्या कहते हैं, एक आपको जिस्ट मिलेगा इकोनॉमी में क्या क्या चल रहा है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आरबीआई का जो इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज है, फाइनेंस का कुछ टॉपिक है, जो लोग इंश्योरेंस का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सारा आपको पता चल जाएगा। काफ़ी हेवी ये रिपोर्ट होता है, काफ़ी सारी टर्म्स होती है, लेकिन अगर आपको एक बार इसमें इंटरेस्ट आ गया तो ही आप पढ़ेंगे, अदरवाइज ये पढ़ना मुश्किल है। आपको सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है। जब आपको ये पता चलेगा कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, तभी आप पढ़ेंगे, अदरवाइज आप नहीं पढ़ेंगे। और मुझे पता है ये वीडियो देखने वाले जो लोग हैं, 95% लोग नहीं पढ़ते हैं। और मेरा जो वीडियो है 5% लोगों के लिए, और आई होप आप जो 5% में आएंगे। और अभी इसको कैसे पढ़ना है करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई इतना बड़ा रिपोर्ट है 200 पेज के आसपास, तो इसको कैसे पढ़ना है। तो सबसे एक इजी वे है, इजी यानी कि जो बताने के लिए इजी है, कि भाई ये स्टार्ट टू एंड पढ़ लीजिए। करेक्ट, स्टार्ट टू एंड पढ़ लीजिए, लेकिन उसके लिए बहुत पेशेंस लगता है। अगर आप हर दिन 5 पढ़ेंगे, 5 पेजेस, तो 40 दिन में आपका हो जाएगा। ठीक है, अगर आप 10 पढ़ेंगे तो 10 दिन में, 20 दिन में आपका हो जाएगा। लेकिन इतना ये पढ़ना आसान नहीं है। और यहाँ पे क्या होता है कि आप जिस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका एक आपको सिलेबस पता होना चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछते हैं वो पता होना चाहिए, तभी आप इसको पढ़ पाएंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसको हाउ टू रीड इट, कैसे पढ़ा जाता है, डिपेंडिंग अपॉन टाइम। तो सबसे पहले तो देखो भाई आपको इंटरेस्ट है या नहीं है। इंटरेस्ट नहीं है तो फिर आप नहीं पढ़ पाएंगे, मैं कितना भी आपको यहाँ पे समझाऊं। अभी सेकंड है, इंटरेस्ट है, लेकिन भाई अभी टाइम कितना है। अभी इंटरेस्ट है, लेकिन इस साल अभी जिनका इंटरव्यू है उनके लिए तो टाइम कम है। तो आपको सबसे पहले टाइम डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे ये पढ़ना है तो मेरे पास कितना टाइम अवेलेबल है, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 10 आवर्स, 20 आवर्स। टाइम डिसाइड करने के बाद फिर आप इसमें शॉर्टकट ढूंढ सकते हैं कि क्या क्या करना है। तो मैं अभी ये जो बताऊंगा, अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, आप खुद से कुछ नहीं करना चाहते, तो मैं यहाँ पे ये वीडियो में जितना बताऊंगा उतना आप कीजिए, और मैं उसमें कुछ चीज़ें बताऊंगा। यानी कि 2 घंटे बहुत हो गए डिसेंट अंडरस्टैंडिंग आने के लिए, इंटरव्यू पर्पस के लिए। लेकिन अगर आप अगले साल का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इसको धीरे धीरे अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको आरबीआई का वेबसाइट ओपन करना है, rbi.org.in। तो यहाँ पर पब्लिकेशन में जा सकते हैं आप, वहाँ पे आपको मिलेगा अदरवाइज आरबीआई रिलीजियस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट दिसंबर 2024, यहाँ पे आपको ये रिपोर्ट मिलेगा। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद रिपोर्ट ओपन हो जाएगा। फिर आप ये ओपन हो जाएगा यहाँ पे। तो अभी अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो जनरली क्या होता है, मैंने देखा है प्रीवियसली कि वो क्वेश्चन पूछते कि हैव यू गॉन थ्रू दी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, हैव यू रेड दी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो मोस्टली आपका आंसर यस ही होना चाहिए। तो मुझे याद है उन्होंने कहा कि बताओ इसमें कितने चैप्टर्स हैं और चैप्टर के नाम बताओ, बस इतना बताना था। चैप्टर 1 है मैक्रो फाइनेंशियल रिस्क, चैप्टर 2 है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन साउंडनेस एंड रेजिलियंस, चैप्टर 3 है रेगुलेटरी इनिशिएटिव्स इन द फाइनेंशियल सेक्टर। इतना भी अगर आपने बता दिया तो उनका सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, क्योंकि टेस्टिंग होता है ना, कि अगर पढ़ा है, अगर मैंने पूछा आपने पढ़ा है कि, आपने कहा यस, और मैंने कहा चैप्टर का नाम बताओ और आपने कहा मुझे नहीं पता, तो इसका मतलब भाई आपने नहीं पढ़ा, आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा मतलब हो सकता है। या फिर आपको याद नहीं आ रहा है। फिर आप बता सकते सर उसमें क्या क्या होता है, एब्रीविएशन है, एनेक्चर में क्या क्या है, मेथोलॉजी, सिस्टमेटिक रिसर्वे, इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक रेगुलेटरी मेजर्स। तो ये एक जनरल आइडिया यहाँ पे आपको आ गया। यानी कि एटलीस्ट इतना तो भी पता होना चाहिए कि भाई चैप्टर के नाम बताओ। और अगर आप आरबीआई का नोटिफिकेशन अगर आपने देखा होगा तो ये जो है, ये जो डीईपीआर है, डीईपीआर का जो नोटिफिकेशन है, यानी कि एक ही नोटिफिकेशन होता है, उसमें चैप्टर के नीचे ये एक सब्जेक्ट है उसमें,
तो वहाँ पे इन्होंने दिया है क्लियर कट कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आपको पढ़ना है लास्ट 2 ईयर्स का, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट्स आपको पढ़ना है लास्ट 2 ईयर्स का, लास्ट 2 ईयर यानी कि 4। ये एक्चुअली सिलेबस में है डीईपीआर के। लेकिन अगर आप देखेंगे जो जर्नलिस्ट है, ये ईएसआई का सिलेबस के नीचे उन्होंने सजेस्ट रीडिंग दिया हुआ है और ये फाइनेंस के नीचे दिया, तो उन्होंने सेपरेटली एफएसआर मेंशन नहीं किया है। अगर आप देखेंगे ना तो उन्होंने यहाँ पर आरबीआई रिपोर्ट लिखा है, ट्रेंड एंड प्रोग्रेस लिखा है, रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस लिखा है, इकोनॉमिक सर्वे लिखा है। करेक्ट, यहाँ पे भी रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस लिखा है, ट्रेंड एंड प्रोग्रेस लिखा है, आईएमएफ के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया है, आरबीआई का एनुअल रिपोर्ट है। लेकिन ये जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, इसके ऊपर फेज़ 1 में, फेज़ 2 में क्वेश्चन आते हैं, इंटरव्यू में भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको पढ़ना है, भले यहाँ पे इन्होंने दिया नहीं है। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी कि इसके बारे में डीपीआर के लिए तो 100% है, लेकिन जो जर्नलिस्ट है उनके लिए भी ये रिपोर्ट पढ़ना जरूरी है। अभी जो लोग इस बार इंटरव्यू दे रहे हैं उनके लिए ये मस्ट है, ये मस्ट है। ये क्या लिखा है, ये 1 2 3 4 5 6, बस इतने ही। अगर जैसे मैंने अब तक बताया आपको कि कब पब्लिश होता है, उसको वो हाफ ईयरली है, फिर उसके चैप्टर के नाम और ये 6 पॉइंट्स वो पूछेंगे आपको कि बताओ क्या क्या लिखा है, तो आप ये 6 पॉइंट्स वहाँ पे बता सकते कि ये ऑब्जर्वेशन है। और अभी मैंने जो ट्रेंड एंड प्रोग्रेस वाला जो रिपोर्ट बनाया था, नियर अबाउट 1300 लोगों ने यहाँ पे देखा है। मुझे पता है इस टाइप के जो वीडियोस होते हैं पढ़ाई वाले, जो रियली आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए फायदेमंद होते हैं, भाई वो बहुत कम लोगों को पढ़ना है। लोगों को टाइम पास वाले वीडियो पढ़ना है। अगर आरबीआई गेट बी का ऑफिसर का मैं घर का वीडियो बनाऊँ तो भाई 2-4 लाख 5 लाख व्यूज़ आ जाएंगे। वो बस एक फील गुड फैक्टर मिलता है, लेकिन उससे आप पास नहीं होते हैं। पास पढ़ाई वाले कंटेंट से होते हैं। इसलिए आप सोचिए कि ये जो आरबीआई का एग्जाम है, बहुत सीरियस जो कैंडिडेट है वो मैक्सिमम 5 या 10 हज़ार के आसपास ही होंगे। फॉर्म भरने के लिए तो 1-1.5 लाख लोग भरते हैं, तो आपको सीरियस टाइप का पढ़ाई यहाँ पे करना है। तो अभी जैसे जैसे मैंने कहा कि मिनिमम चीज़ क्या है, और ये एडिशनल चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आपको रिपोर्ट नहीं पढ़ना है ना, ठीक है, क्या करो, ये कंटेंट सिर्फ पढ़ लो। जैसे ये चैप्टर नंबर 1 हमने देखा कि मैक्रो फाइनेंशियल रिस्क, इसमें क्या है, ग्लोबल बैकड्रॉप है, डोमेस्टिक माइक्रो फाइनेंशियल रिस्क है, जिससे पढ़ लो। मैक्रो फाइनेंशियल डेवलपमेंट एंड आउटलुक, ग्लोबल माइक्रो फाइनेंशियल रिस्क, हाई एंड राइजिंग लेवल ऑफ पब्लिक डेट, एसेट वैल्यूएशन एंड वोलेटिलिटी, इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जस्ट आपको पता चलेगा कि क्या क्या इसके अंदर है। डोमेस्टिक माइक्रो फाइनेंशियल रिस्क में क्या है, डोमेस्टिक ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन है, एक्सटर्नल फैक्टर है, कॉर्पोरेट सेक्टर, गवर्नमेंट फाइनेंस, हाउस होल्ड फाइनेंस, फाइनेंशियल मार्केट, बैंकिंग स्टेबिलिटी इंडिकेटर, बैंकिंग सिस्टम, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी रिस्क है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, नॉन बैंकिंग स्टेबिलिटी इंडिकेटर, माइक्रो फाइनेंस, कंज्यूमर क्रेडिट, म्यूचुअल फंड, फाइनेंशियल सिस्टम स्ट्रेस इंडिकेटर, सिस्टमेटिक रिस्क सर्वे। अगर पढ़ते पढ़ते अगर आपको कोई एक पॉइंट, जैसे यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आया है, ये पॉइंट अगर आपको बीच में इंटरेस्ट आ गया तो उसको पढ़ लो। अदरवाइज ये जस्ट पढ़ लो, ये पॉइंट पढ़ लो यहाँ पे क्या क्या दिया है। जैसे नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज है, स्ट्रेस टेस्ट क्या होता है, लिक्विडिटी क्रेडिट रिस्क है, स्ट्रेस टेस्ट लिक्विडिटी रिस्क, ये क्या होता है। ठीक है, फिर जहां इंटरेस्ट आ गया वहां पे आप जाके देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका कंटेंट, और ये पूरा फिर बाकी चैप्टर्स के लिए है। एनेक्चर में क्या क्या दिया है, लिस्ट ऑफ बॉक्सेस, देखो ये बॉक्सेस आपको जस्ट देखने हैं। यहाँ पे क्या है, देखो 6 टोटल बॉक्सेस है, यहाँ पर ज़्यादा बॉक्सेस नहीं है। ट्रांसमिशन ऑफ ग्लोबल स्पिलओवर टू डोमेस्टिक फाइनेंशियल कंडीशन, जैसे हम कहते हैं ना कि मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन, यानी कि जो चेंजेस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने किए हैं उसका इम्पैक्ट ग्राउंड लेवल पे रियल इकोनॉमी में कैसे आ रहा है, उसी तरीके से जो ग्लोबल लेवल पे जो कुछ भी डिसीजन हो रहे हैं उसका इम्पैक्ट इंडिया के इकोनॉमी पे कैसे पड़ रहा है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन इंडियन बैंक्स, नॉन बैंकिंग स्टेबिलिटी इंडिकेटर्स है। चैप्टर 2 में रिवाइज्ड मैक्रो स्ट्रेस टेस्टिंग फ्रेमवर्क क्या है, रिवैम्प्ड लिक्विडिटी स्ट्रेस टेस्ट फॉर एससीबी यानी कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स बेस्ड ऑन एलसीआर यानी कि लिक्विडिटी कवरेज रेशियो फ्रेमवर्क। आइडेंटिफिकेशन ऑफ इम्पैक्टफुल एंड वल्नरेबल बैंक्स, किस तरीके से वल्नरेबल यानी कि जो बैंक डूब सकती है वो है। तो ये अगर आप देखेंगे ना, इसमें देखो क्या है, मैं अभी बोल रहा हूँ तो कुछ लोगों के सर के ऊपर से जा रहा होगा, भाई ये क्या बता रहे हैं, करेक्ट। लेकिन आरबीआई में जाना है तो ये आपको थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, आप देखो आपको जाना है तो आप करेंगे, अदरवाइज फिर आप छोड़ देंगे इसको। ये लिस्ट ऑफ एब्रीविएशंस है, करेक्ट, कुछ मैंने यहाँ पे दिए, तो ये भी आपको गो थ्रू करना है। तो पहले मैंने क्या कहा, इंटरेस्ट है तो पढ़ेंगे, सेकंड टाइम कितना देना है वो डिसाइड कर लीजिए, और फिर जस्ट गो थ्रू कीजिए। ठीक है, अलग अलग यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा कि देखो ये SLR है, ये तो आप सबको पता है। ठीक है, SGRBs है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स है,
करेक्ट, सेबी ये सब आपको पता है, पीएफआरडी है, करेक्ट, सीआईसीआरए क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 2005। बस एक बार गो थ्रू यहाँ पे आपको करना है। अभी इस बार जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं आरबीआई गेट बी जर्नलिस्ट का या डीपीआर का, डीएसआईएम का, तो एटलीस्ट ये ओवरव्यू देख लीजिए। ओवरव्यू यानी कि ये पूरे जो रिपोर्ट है की समरी है। ग्लोबल मैक्रो फाइनेंशियल रिस्क, डोमेस्टिक मैक्रो फाइनेंशियल रिस्क, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन साउंडनेस एंड रेजिलियंस, रेगुलेटरी इनिशिएटिव्स एंड अदर डेवलपमेंट इन द फाइनेंशियल सेक्टर, असेसमेंट ऑफ सिस्टमिक रिस्क। जो हमने स्टार्टिंग में देखा कि जो चैप्टर के नाम मैंने कहे थे मेन हेडिंग्स, वो यहाँ पे दिया है। इतना भी अगर आप पढ़ लेंगे, लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे ना, तो थोड़ा नोट्स भी वहाँ पे बना लो, ठीक है, क्योंकि बार बार फिर आपको यहाँ पे मेन रिपोर्ट पे नहीं आना पड़ेगा। मुझे पता है जब ये रिपोर्ट रिलीज हुआ था, कल परसों ही मैं एक से बात कर रहा था 2 या 3 तारीख को, उसने कहा कि सर मेरा रिपोर्ट ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। देखो ये इंटरेस्ट की बात है, और जिसको इसका इंपॉर्टेंस पता है ना भाई, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं थोड़ा डिले से वीडियो बना रहा हूँ, देर से, लेकिन जिसको पता है वो ऑलरेडी पढ़ना स्टार्ट कर दिया। ऐसे लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि कोई मुझे बताएगा तब मैं पढ़ूंगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको बताना पड़ता है कि भाई ये कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या है ना, ये ग्रॉस ओवरव्यू है पूरे इकोनॉमी का। अगर आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई तो आप कोई भी आंसर लिख पाएंगे। लोगों को ना डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने में 2 तकलीफ होती है। एक तो लोगों को लिखने नहीं आता, एक तो टाइपिंग नहीं है, दूसरे वही इंग्लिश के वर्ड्स नहीं आते, और तीसरा कंटेंट ही नहीं है। कंटेंट ही नहीं है क्योंकि वो कोरेट ही नहीं कर पाते हैं। ऐसे रिपोर्ट पढ़ने से आप कोई भी क्वेश्चन को कोरेट कर पाएंगे। आप मुझे अभी बताइए, कोई भी क्वेश्चन दीजिए इकोनॉमी, बैंकिंग, फाइनेंशियल, मैं उसके ऊपर 5000 वर्ड का आंसर लिख सकता हूँ, लिटरली 5000, क्योंकि एक जो टॉपिक होता है वो इतने सारी चीज़ों से इंटरकनेक्टेड होता है, आप कहीं का भी कनेक्शन कहीं पे भी लगा सकते हैं, करेक्ट। तो इसीलिए जितना आप ज़्यादा पढ़ोगे उतना आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, और फिर आप डिस्क्रिप्टिव वाले आंसर है, इंग्लिश के एसेज है, आप इंटरव्यू का आंसर है, वो यहाँ पे दे पाएंगे। तो भाई ज़्यादा पढ़ाई करेंगे तो उसका आपको रिवॉर्ड मिलेगा। अदरवाइज लोग ऐसा बस विश होती है कि भाई मुझे आरबीआई, नाबार्ड, सेबी, आईएफएससी जैसे ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, लेकिन उसके लिए जितनी मेहनत करनी पड़ती वो करने की तैयारी बहुत कम लोगों में है। अगर आप वो मतलब करने की तैयारी रखते हैं तो डेफिनेटली आपको उसका फ़ायदा होगा। अभी ये है चैप्टर नंबर 1, मैक्रो फाइनेंशियल रिस्क। तो एटलीस्ट ये ब्लू बॉक्स में जो दिया है एन इंट्रोडक्शन, बस इतना ही पढ़ लो यहाँ पर, ठीक है। और जितना पढ़ेंगे ना, साइड में नोटबुक रखिए और उसका आप नोट्स बनाइए, खुद के वर्ड्स में नोट्स बनाएंगे तभी याद रहेगा। अदरवाइज आरबीआई गेट बी एग्जाम या नाबार्ड का एग्जाम, आईआरडीए का एग्जाम, ये आपका मेमोरी का भी टेस्ट है। अंडरस्टैंडिंग तो होना ही चाहिए, लेकिन लिखेंगे क्या? 2000 वर्ड्स कैसे लिखेंगे जब तक आप याद नहीं रखेंगे? तो वो याद रखने का काम भी आपको करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर ना आपको बहुत ज़बरदस्त टेबल्स मिलेंगे, ठीक है, चार्ट्स मिलेंगे। बैंकिंग सेक्टर साउंडनेस इंडिकेटर्स, यानी कि बैंकिंग सेक्टर का साउंडनेस यानी कि कितने स्टेबल है वो, फाइनेंशियली साउंड है, उसके लिए क्या क्या देखना है। ग्रॉस एडवांसेस है, ग्रॉस एनपीए कितना है, नेट एनपीए कितना है, रिटर्न ऑन एसेट क्या है, सीआरएआर यानी कि कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो है, एलसीआर यानी कि लिक्विडिटी कवरेज रेशो है, पीसीआर यानी कि प्रोविजन कवरेज रेशो है, स्लिपेजेस एनुलाइज यानी कि कितने लोन्स यहाँ पे नए नए ऐड हो रहे हैं। ये सारा यहाँ पर आपको ये देखना है कि देखो किस तरीके से हमारी इकोनॉमी 2015 से अब तक आगे पीछे यहाँ पर अलग अलग पैरामीटर्स हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, इससे आपको एक आइडिया आएगा कि भी क्या क्या पढ़ना है। ये सारे जो रेशो मैंने बताए वो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। अभी ये देखो, डाउन साइड रिस्क टू ग्लोबल ग्रोथ आउटलुक, और डाउन साइड रिस्क यानी कि नीचे जाने की, ग्रोथ मतलब ग्रोथ कम होने की कौन कौन से रीजन के वजह से पॉसिबिलिटी है। ये टैरिफ के वजह से हो सकता है, उसके बाद ट्रेड पॉलिसी अनसर्टेनिटी के वजह से हो सकता है, उसके बाद लोअर माइग्रेशन है, ग्लोबल फाइनेंस कंडीशन से। तो ये अलग अलग रीजन से, इसके वजह से डाउन साइड रिस्क का जो खतरा है, जो रिस्क है, वो ग्लोबल लेवल पे है। अब ये पब्लिक डेट एंड इंटरेस्ट बर्डन, ठीक है, एडवांस इकोनॉमीज का देख लीजिए, एंड इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज, इसको EMDEs कहते हैं या EMEs भी कहते हैं, इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज या इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज है, ठीक है। पब्लिक डेट कितना है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, पब्लिक डेट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी यहाँ पर कितना है, और पब्लिक डेट इंटरेस्ट पेमेंट कितना है। तो ये एक्स एंड वाई एक्सिस पे यहाँ पे प्लॉट किया है। तो आपको ये जस्ट इनिशियली क्या है, देखो अगर आप कहेंगे कि भाई ये अभी मैं पिछले 10-12 साल से 15 साल से ये रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, उसके बाद आपका
आरबीआई का एनुअल रिपोर्ट है, ट्रेंड एंड प्रोग्रेस है, रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस है। तो ऐसा नहीं कि मेरा अंडरस्टैंडिंग 100% है, 75 to 80% अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि कोई नई नई चीज़ें आती रहती है। कभी कभी हम पिछला जो रीड किया हुआ है वो भूल जाते हैं, तो रेगुलरली हमें अपडेट रखने के लिए ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती। जो समझ में नहीं आएगी वो गूगल में देख लीजिए। आज के दिन में चैट जीपीटी है, जेमिनी है, वहाँ पे आप ये सारी सर्च कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले क्या भी इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी आप करेंगे। अदरवाइज फिर अच्छा से हम अमेजॉन प्राइम या नेटफ्लिक्स देख सकते हैं, उसमें तो सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। अब ये देखो, अगर आप देखेंगे ना, इंडिया का इकोनॉमी हमें लगता है भाई बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से हमारी इकोनॉमी यहाँ पे है। और ये जो लाइन है ये डिफॉल्ट की लाइन है, यानी कि इसके नीचे, इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट ग्रेड, लोएस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड, यानी कि इसके नीचे चला गया तो इंडिया में कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो हमारी जो इकोनॉमी है ये लेवल पे है, करेक्ट, ये लेवल पे है। तो यानी कि प्रॉब्लम इकोनॉमी में है। तो ये बस मूडीज़ है, S&P है, स्टैंडर्ड एंड पुअर एंड फिच, ये, और ये आरबीआई के एफएसआर में आया है। तो ग्लोबल लेवल पे हम इसको कितनी भी गाली दें कि भैया ऐसा है, लेकिन ये स्टैंडर्ड लेवल का होता है, उसमें ऑब्जेक्टिविटी होती है। हमारी ऑर्गेनाइजेशंस जो है इंटरनेशनल लेवल पे इस पे एक्सेप्ट करती है, लेकिन पब्लिक जो डोमेन है उसमें जब हम डिस्कस करते हैं तो हम इसका डिस्कशन नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है हमें एक मीडिया का एक एजेंडा चलाना पड़ता है। इंटरनल लेवल पे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग चलाती है, लेकिन ये स्टेटस है। अगर आप देखेंगे फैक्ट क्या है, तो हम लोएस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड पे है, तो हमें यहाँ पे बहुत अच्छा करने का और भी स्कोप यहाँ पे है। ग्लोबल स्पेंडिंग ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। अभी देखो, ग्लोबल स्पेंडिंग ऑन एआई सिस्टम्स क्या है, बैंकिंग में कितना होना है, रिटेल है, प्रोफेशनल सर्विसेज है, डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग, अदर्स है, ठीक है, कितना कितना बढ़ रहा है। यानी कि एआई अभी आपको सीखना पड़ेगा भाई, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी लेकिन सीखना पड़ेगा। मैं पिछले तो 3 4 5 साल से पढ़ रहा हूँ, उसका फ़ायदा भी मुझे हो रहा है। तो आपको करना है प्रोफेशनल लेवल पे, पर्सनल लेवल पे, पैसे कमाने के लिए अलग अलग एरियाज़ में आपको इसका यूज़ करना पड़ेगा। और ये भी देखो, फाइनेंशियल कंडीशन इंडेक्स कितने अच्छे तरीके से दिया है पिछले 12 साल का, कि टैपर टैंट्रम ये क्या, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था, इतने सारे लोगों ने देखा हुआ है, ठीक है। फिर टाइटनिंग क्या है, IL&FS का एपिसोड हो गया, कोविड-19 हुआ, ईजिंग साइकिल है, विंडो ऑफ अकोमोडेशन है, ये सारा है। यानी कि जीसेक में क्या हुआ, फॉरेक्स में क्या हुआ, मनी मार्केट है, इक्विटी मार्केट है, कॉर्पोरेट बॉन्ड है। एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स में अगर आप देखेंगे तो इंडिया का भी यहाँ पर डिप्रिसिएशन हुआ है। करेंसी एप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन होता है, वैसे इंडियन करेंसी डिप्रिसिएट होगी, लेकिन एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज वो कम है। और ये जो कंट्रीज है इन्होंने अच्छा किया है, ठीक है। बाकी ये आप सारा इसको गो थ्रू देखो, क्या है ना, ये ऐसा मत सोचो, कुछ लोग क्या बोलते हैं कि ना मुझे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए वो जाते ही नहीं है ना। आप में से बहुत सारे लोग होंगे, उनको आपको लगेगा यार मुझे समझ में नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर एक का अंडरस्टैंडिंग कोई जीरो पे नहीं, यहाँ पे कम से कम आपको 20% तो भी समझ में आएगा, और किसी का भी अंडरस्टैंडिंग 100% नहीं होता है, करेक्ट। सब लोग 20 से लेकर 90 के आसपास होते हैं। अगर जो चीज़ समझ में नहीं आई फिर वो हम अंडरस्टैंड करने का ट्राई करेंगे। आज के दिन में तो बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है। अभी जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि भी टेबल्स है, बॉक्सेस है, ये देखो, ये बॉक्स 1.2 है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इन बैंक्स क्या क्या है, ये देखो, क्लाउड कंप्यूटिंग है, AI/ML है, क्वांटम कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT है, ब्लॉकचेन है, DeFi यानी कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है, रेगटेक यानी कि रेगुलेटरी टेक्नोलॉजी, सुपटेक यानी कि सुपरवाइजर टेक्नोलॉजीज, ये सारा है। और आगे जाके इसमें बहुत ज़्यादा जॉब्स आने वाले हैं। तो मैं बार बार आपको कहता हूँ कि भाई इसमें कोई सर्टिफिकेशन कीजिए, कुछ डिप्लोमा कीजिए या कुछ डिग्री कीजिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कीजिए, तो आपको आगे जाके काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, प्राइवेट में भी और गवर्नमेंट में भी। ऑलरेडी 4-5 साल हो गए। अभी मैंने सबसे पहले वीडियो बनाया था, SBI ने एंड बैंक ऑफ बड़ौदा ने इसके AI और ब्लॉकचेन और ये सारे लोग रिक्रूट करना चालू किया था 4 या 5 साल पहले, ठीक है। तो वो आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पे आप पीछे पड़ जाएंगे। अब ये देखो, रेशोज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग द नॉन बैंकिंग स्टेबिलिटी मैप एंड इंडिकेटर, यानी कि अगर आपको साउंडनेस मेजर करना है, एसेट क्वालिटी मेजर करना है, प्रॉफिटेबिलिटी है, लिक्विडिटी है, एफिशिएंसी, तो क्या क्या देखना पड़ेगा, करेक्ट। साउंडनेस के लिए CRR हम देखते हैं, करेक्ट। नॉन परफॉर्मेंस लोन्स, नेट ऑफ प्रोविजन टू कैपिटल, करेक्ट, यानी कितने आपने प्रोविजन किया है और कितना नेट है। Tier 1 कैपिटल टू एसेट्स का रेशो क्या है, ये अलग अलग है। नॉन बैंकिंग स्टेबिलिटी इंडिकेटर्स है, देखो अलग अलग टाइम पे, यहाँ पे इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ, यहाँ पे लिक्विडिटी का इशू हुआ, ये कोविड-1 है, ये कोविड-2 है, मॉनेटरी टाइटनिंग है, ठीक है, स्ट्रेस पीरियड है, करेक्ट। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये NBSI है, नॉन बैंकिंग स्टेबिलिटी इंडिकेटर, यानी कि स्टेबिलिटी कम ज़्यादा कैसी हुई है वो दिखाया है। और ये जैसे चैप्टर नंबर 1 है उसकी ये समरी है, समरी एंड आउटलुक। तो इंट्रोडक्शन पढ़ लीजिए, समरी पढ़िए।
देखो जिसको पढ़ना है ना भाई वो वे निकाल लेगा। देखो जिसको पढ़ना है, इंटरेस्ट है ना, वो कुछ ना कुछ वे निकाल लेगा। अदरवाइज हमारे पास हजारों रीजन है कोई चीज ना करने के। ठीक है, तो मैंने अभी जितना बताया है यहाँ पे वीडियो ये देखना, अच्छे से अंडरस्टैंड करना। जो जो मैंने यहाँ पे चीज बताई वो करने के लिए आपको मैक्सिमम 2 घंटे लगेंगे। उतना तो भी टाइम स्पेंड कीजिए। अगर आप इस साल का कुछ इंटरव्यू या कुछ कर रहे हैं, अगले साल के लिए तो भी पूरा आप एक 50 घंटे का या 40 घंटे का, जितना आपके पास नंबर ऑफ आवर्स है उतने का एक टाइम टेबल बनाइए और धीरे धीरे ये पढ़ना स्टार्ट कीजिए। अदरवाइज आप जो कुछ भी पढ़ेंगे आपको वो एज अ क्या कहते हैं, एक ग्रॉसली आपको देखते आना चाहिए। अदरवाइज आपको ये सारी चीजें कनेक्ट होंगी नहीं। लोग क्या करते हैं, अलग अलग पढ़ते हैं और वो रेपो रेट और वो क्या कहते हैं उसको, एसएलआर का क्या रिलेशन के भी पता ही नहीं चलेगा। आप मुझे बताओ, अगर किसी को पता है भाई से एसएलआर का एंड रेपो का कुछ रिलेशन तो बताइए। अदरवाइज सारी चीजें हम फ्रेगमेंटेड में पढ़ते हैं। अब कभी कभी हम वो चीजें जो है ना वो हम बोलते हैं ना उसको कि उसको ग्रॉस अंडरस्टैंडिंग, वो सारी चीजें पकड़ के एक हेलीकॉप्टर व्यू आपको देखते आना चाहिए, तभी आपको ये सारी चीजें समझेगी। अदरवाइज ये क्या चल रहा है ये आपको कभी समझ में ही नहीं आएगा। तो इसलिए ऐसे रिपोर्ट पढ़ने जरूरी है। और एट द एंड ऑफ दिस रिपोर्ट एक बहुत जबरदस्त कंपाइलेशन है कि इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक रेगुलेटरी मेजर्स, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है जैसे आरबीआई है, सेबी है, आईआरडीए है, पीएफआरडीए है, आईएफएससी है, इंडियन बैंक ब्यूरो बोर्ड जो है, ये सारे जो है ना इनके इनिशिएटिव्स है। जैसे कब लिया है, रेगुलेशन क्या है, उसका रैशनल क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई टू एंश्योर दैट रेगुलेटरी capital computation by banks is undertaken in a prudent manner। करेक्ट। जैसे ये अगर सेबी ने लिया है टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर इशुएंस ऑफ सबऑर्डिनेट यूनिट्स बाय अ प्राइवेट प्लेस्ड इनविट्स। करेक्ट, ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो होता है वो है। ठीक, ये है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इनविट्स करके हैं। ऐसे अलग अलग टाइप के आपको इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल आज के डेट में हो रहे हैं। तो ये आपको पढ़ना है। तो अभी आप देखो, इतना मैंने समझाया है, मेरा काम है समझाने का। जिनको समझ में आ जाएगा इसका इंपॉर्टेंस वो पढ़ लेंगे। अदरवाइज फिर आप अब तक लगी ना, अगर आपने पढ़ा है तो मुझे ऐसे लगता है कि आप एक सीरियस टाइप के कैंडिडेट्स है। एक टाइम डिसाइड कीजिए, नंबर ऑफ आवर्स 20, 30, 40, 50 एंड उस हिसाब से धीरे धीरे पढ़िए। इसमें अगर आप देखेंगे 150 अगर यहाँ पे पेजेस है जो काम के आपको पढ़ने हैं, अगर आप हर दिन 3-4 भी पढ़ेंगे तो 40-50 दिन में हो जाएगा। तो आराम से पढ़िए, ज़्यादा टेंशन यहाँ पे नहीं लेना है। और अभी आने वाले सैटरडे को ये एक क्लास होगा यहाँ पर, सीपी जोशी सर और मैं यहाँ पे लेंगे। रजिस्ट्रेशन का लिंक है कमेंट सेक्शन में मैं देता हूँ। ये वर्कशॉप है लाइव, यहाँ पे आप आके आरबीआई ग्रेड ए है या बी है इसकी तैयारी कैसे करनी हम देखेंगे। और ये सारी हमारी फैकल्टी है जो आपको यहाँ पर पढ़ाएगी। करेक्ट, डॉक्टर शर्मा सर जो है वो IIM अहमदाबाद में है, ISB में, IIM लखनऊ, इंदौर में गेस्ट फैकल्टी है। और हमारे यहाँ पे भी वो इंग्लिश पढ़ाते हैं, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, और आपको इंटरव्यू के लिए भी गाइड करते हैं। बस ये वीडियो हो गया FSR का। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो एक आप अच्छे कैंडिडेट हो, आप सीरियस कैंडिडेट हो। इस साल के लिए करना है तो 2 से 3 घंटे, तो अगले साल का करना है तो 40 to 50 आवर्स का एक टाइम टेबल बनाइए। धीरे धीरे इसको पढ़िए और एंजॉय करते करते पढ़िए। अगर आपको इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लगेगा ना तो बहुत बहुत मज़ा आएगा। तो मुझे ये एक्चुअली मैं पढ़ता हूँ एक तो नॉलेज बढ़ाने के लिए, और इसमें मुझे रियल हैप्पीनेस मिलता है तब मैं पढ़ता हूँ। करेक्ट, अभी तो मैं पिछले 10-12 साल से इसको रेगुलरली पढ़ रहा हूँ और इसका फ़ायदा आपको रियल लाइफ में मनी कमाने में होगा। स्टॉक मार्केट से आप पैसा कमा सकते हैं और आपको ओवरऑल इकोनॉमी समझ में आएगी तो आपको पता चलेगा भी क्या बिजनेस करना है, क्या एक्टिविटी करनी है। तो ये रियली बेनिफिशियल है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।